डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। गुरुवार रात पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन से किया हमला। भारतीय सेना ने हमले को किया नाकाम, लेकिन पाकिस्तान की ओर से सीमा पर हमले जारी। रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठकें, सीमावर्ती राज्यों में सतर्कता, लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह। किसी भी रूमर पे, सोशल मीडिया पे चलती अफवाहों पे विश्वास न करें और कोई भी रूमर न फैलाएं। कल रात को अलर्ट आया था और एक आज सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब अलर्ट आया है। दोनों ही स्थितियों में हमने सायरन साउंड किए हैं। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मिला करारा झटका। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं आराधना। सर्वोपरि कौन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर विधायिका? सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, कहा भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि। बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर लगाए थे कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट ने शरबत जिहाद केस किया बंद। रामदेव बोले, रूह अफजा के खिलाफ सभी वीडियो हटाए, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होने का दिया भरोसा। 6 जून तक बढ़ाई गई आतंकी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत। सुरक्षा कारणों के चलते एक दिन पहले हुई पेशी। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच राज्यों को अपनी आपात शक्तियों के इस्तेमाल की मिली छूट। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी। नागरिक सुरक्षा से जुड़ी खरीद पर लागू होगा निर्देश। महाराष्ट्र की सियासत में हो सकता है बड़ा उलटफेर। एनसीपी के दोनों गुट हो सकते हैं एकजुट। शरद पवार ने दिए संकेत, कहा दोनों परिवार के साथ आने पर नहीं होनी चाहिए हैरानी। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अब से कुछ देर पहले विस्तार से ये जानकारी दी कि गुरुवार रात पाकिस्तान की तरफ से भारत में कहां-कहां हमले किए गए। प्रेस ब्रीफिंग में सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार रात सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से 300 से 400 ड्रोन छोड़े गए और लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 जगहों पर घुसपैठ का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। कर्नल सोफिया ने यह भी बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये ड्रोन तुर्की में बने हुए थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर भारी गोलाबारी हो रही है, जिसमें भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए हैं। साथ ही भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। इधर नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए आज दिन भर उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी रहा। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जिसमें सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस भी मौजूद रहे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के अफसरों के साथ बैठक की। वहीं रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी करते हुए सभी मीडिया संस्थानों को सैन्य अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के लाइव प्रसारण से बचने का निर्देश दिया है। दिन भर के पूरे घटनाक्रम पर पेश है अंशिता की ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही गोलीबारी और ड्रोन अटैक का भारतीय सेना सख्ती से जवाब दे रही है। वहीं दूसरी ओर किसी भी हालात से निपटने के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी रहा।
साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख मार्शल एपी सिंह और रक्षा सचिव आर.के. सिंह शामिल हुए। बैठक में किस बात की चर्चा हुई, ये जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई इस बैठक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में सभी लोग मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में जब राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था, तब भी कुछ इसी तरह का माहौल था और जमकर तालियां बजी थी। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रिसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं। राजनाथ सिंह की सेना के अधिकारियों के साथ बैठक करीब 2 घंटे तक चली। शुक्रवार को ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें सीमा पर मौजूदा हालात और हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत चौधरी समेत कई अफसरों ने हिस्सा लिया। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने गृह मंत्री को सुरक्षा तैयारियों और मौजूदा जमीनी हालात के बारे में बताया। अमित शाह ने गुरुवार रात को भी सीमा की सुरक्षा करने वाले सभी बलों के महानिदेशकों से बात की थी और सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी करते हुए सभी मीडिया संस्थानों और सैन्य अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के लाइव प्रसारण से बचने का निर्देश दिया है। ये एडवाइजरी समाचार एजेंसियों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं पर लागू होगी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग में अत्यधिक सावधानी और जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भारत ने गुरुवार की रात जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और कुछ अन्य जगहों पर मिसाइलों और ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर हमला करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिश को नाकाम कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान की ओर से हमले जारी हैं। इन हमलों को लेकर भारत लगातार चेतावनी दे रहा है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। 8 मई यानी गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हवाई हमले की कोशिश की। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया और पाकिस्तान के कई शहरों में जवाबी कार्रवाई भी की। लेकिन पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। एक रिपोर्ट के साथ है आंचल। बीती रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में उधमपुर, कश्मीर के कई इलाकों और पंजाब के पठानकोट में दर्जनों मिसाइलें दागी, जिन्हें निष्प्रभावी कर दिया गया। इसके अलावा नियंत्रण रेखा के बेहद करीब पुंछ क्षेत्र में कल रात भारी गोलाबारी जारी रही। गोलाबारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जारी है, जिसमें अब तक 16 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू पहुंचकर अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। दिन में 3 बार खाना, 2 बार चाय, बाकी सैनिटेशन की फैसिलिटीज, हर कैंप में मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर तैनात हैं, दवाइयां हैं, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट रखा हुआ है, एम्बुलेंस रखी गई है। तो हमारे तरफ से मैं जानता हूं ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये लोग तो चाहेंगे अपने घर में रहें, लेकिन फिलहाल ये हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हें यहाँ लाना पड़ा।
लेकिन कोशिश की जा रही है कि यहाँ रह के उनको कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े। कुछ बच्चों ने आज यहाँ खेलकूद का सामान मांगा। मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि गाड़ी में उन्होंने सामान रखा हुआ था, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इन बच्चों के चेहरे पे इन मुश्किल हालात में अगर हम थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सके तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी उरी का दौरा किया और सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारी सेना का जोश बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ के आम नागरिकों को कोई सुविधा न हो इसकी व्यवस्था में लगा है। मैं गया था बॉर्डर तक गाँव में जहाँ नुकसान हुआ है। जो लोग घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनको तुरंत ही आर्थिक सहायता दे दी गई है। जो नुकसान हुआ उसका असेसमेंट किया जा रहा है, उन्हें भी सहायता दी जाएगी। एक बात ध्यान में आई कि नए बंकर्स की जरूरत है, आने वाले दिनों में उसे भी बनाया जाएगा। जो लोग घायल थे मोटे तौर पर उनका इलाज बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हुआ है और मैं देख करके आया हूँ, सभी लोग स्टेबल हैं और मुझे लगता है जल्द निकल जाएंगे। इस बीच पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अगले आदेश तक हवाई अड्डे के सभी कामों को बंद कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में वायुसेना के अलर्ट के बाद शुक्रवार सुबह एयर सायरन सुनाई दिए। लोगों को घरों के अंदर रहने और बालकनियों से दूर रहने की सलाह दी गई। हालांकि प्रशासन ने ये भी अपील की है कि लोग ना तो घबराएं और ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। चंडीगढ़ के एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया, देखिए, मेरा चंडीगढ़ वासियों से यही अपील है कि किसी भी रूमर पे, सोशल मीडिया पे चलती अफवाहों पे विश्वास न करें। किसी भी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ पुलिस, डीसी चंडीगढ़, एसएसपी चंडीगढ़ के ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो किया जाए। यहाँ पे आपको रेलेवेंट और सच्ची इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा प्रेस और मीडिया के जरिए भी हम इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं और कोई भी रूमर न फैलाएं। अभी तक चंडीगढ़ में सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है, बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड है। सारी मार्केट्स खुली हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट चल रही हैं, तो डरने की कोई स्थिति नहीं है। कल रात को अलर्ट आया था और एक आज सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब अलर्ट आया है। दोनों ही स्थितियों में हमने सायरन साउंड किए हैं। पब्लिक से हमें बहुत अच्छी कोऑपरेशन मिली है। ब्लैकआउट के दौरान पब्लिक ने बहुत अच्छा कंप्लायंस भी किया है चंडीगढ़ में, तो उसके लिए हम सबके धन्यवादी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं पब्लिक को, हमारा अनुरोध है कि उनको पढ़ें, समझें, उनको फॉलो करें और हम उसकी अच्छी तरह से कंप्लायंस एनफोर्समेंट कराएंगे। इस बीच नियंत्रण रेखा के आसपास के लोगों को वहां से हटाया जा रहा है और सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। स्थानीय लोगों में काफी डर है। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इधर हमारी इस हालत में आप इधर हमारे पास पहुंचे हो। हम रात से बहुत परेशान हैं। रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इधर गोलाबारी हुई है। बहुत ज्यादा छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। 2-3 मकान डैमेज हो गए हैं, 2-3 गाड़ियां डैमेज हो गई हैं और अभी छोटे बच्चे कुछ सुबह निकाले थे, कुछ रात को निकाले थे। रात को हम बैंकर में रखे, वहाँ हमारा को कम से कम 200 आदमी था वहाँ पर। तो अभी हम निकल रहे हैं, तो आगे भी कहीं ठिकाना नहीं है हमारा जाने का। चलो गवर्नमेंट ने गाड़ी तो भेजी है, हम निकल रहे हैं, तो आगे भी हमारा कोई ठिकाना नहीं है जाने का। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि, और गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करते हैं कि इस पे कुछ न कुछ कोई अमल किया जाए और इस पे कोई बात की जाए ताकि ये सिविल लोग जो दरबदर हो रहे हैं ये ना हो। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक प्रशासित कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइलों से ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद से ही पाकिस्तान सीमा पार से रिहायशी इलाकों में गोलाबारी कर रहा है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। गुरुवार को पंजाब के कई शहरों में लोग ब्लैकआउट के बीच अंधेरे में रहे। सीमा के पास मौजूद अमृतसर, पठानकोट और फिरोजपुर के लोगों को रात अपनी अंधेरे में गुजारनी पड़ी। अधिकारियों ने इन शहरों में पूरी रात के लिए ब्लैकआउट कर दिया था। इनके अलावा जालंधर, गुरदासपुर और होशियारपुर में भी ब्लैकआउट रहा। उधर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते आईपीएल 2025 को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया गया है। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इस बारे में जानकारी दी। और जहां तक सुरक्षा की बात है तो हमें भारतीय सेना पे गर्व है और बीसीसीआई पूरी तरह से दृढ़ता के साथ सरकार और सेना के साथ खड़ी हुई है और हमारा पूर्ण समर्थन है उनको। और जिस तरह से हमारी सेनाओं ने जो वीरता का परिचय दिया है, जिस तरह से हमारी सेनाओं ने मुकाबला करके परास्त लोगों को किया है, तो हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं और उसके साथ हैं। जहां तक नई डेट्स उन सबका सवाल है तो हम कंसल्ट करेंगे सबसे और नई डेट्स की घोषणा उस दृष्टि से करेंगे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे ब्रॉडकास्टर का, जियो टीवी का, और दूसरा जो है टाटा आईपीएल जो टाटा स्पॉन्सर है, और बाकी से हमारे जो फैंस हैं सबका, कि उन्होंने जो है
ऐसे मौके पे इस मामले में हमारा साथ दिया। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आईपीएल में पंजाब और दिल्ली का मैच चल रहा था और इसी बीच स्टेडियम में ब्लैकआउट किया गया और मैच को रद्द कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जिस तरह से प्रतिक्रिया दिख रही है, सीमा पार से हमले वो जारी रखे हुए है, उसका भारतीय सेना तो जमकर जवाब दे ही रही है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी उसे मुंह की खानी पड़ रही है। अब अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर अपने समर्थन से हाथ खींच लिए हैं और उधर आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक बैठक हो रही है जिसमें पाकिस्तान को मिल रहे कर्ज की समीक्षा होगी। और जानकारी दे रही हैं आराधना। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में जब आतंकी हमला हुआ था और 28 लोगों की जान चली गई थी, उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार समेत भारत के दौरे पर थे। जेडी वेंस ने उस वक्त घटना की निंदा की थी और अब उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान की इस मौजूदा स्थिति में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये अमेरिका का काम नहीं है। वेंस ने कहा कि हम दोनों पक्षों से तनाव कम करने को कह सकते हैं, लेकिन हम जंग के बीच में इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये हमारा काम नहीं है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका भारतीयों से हथियार डालने को नहीं कह सकता। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF शुक्रवार को पाकिस्तान के लिए अपने $7 अरब के बेल आउट पैकेज की अगली किस्त पर विचार करने वाला है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज फिर दोहराया कि भारत फंड देने के मुद्दे पर अपना पक्ष रख रहा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि IMF बोर्ड को इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि पिछले 3 दशक में ये बेल आउट्स कितने असरदार रहे। दरअसल IMF से मिलने वाली ये राशि पाकिस्तान की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय तक बढ़ती महंगाई और धीमी विकास दर से जूझने के बाद धीरे धीरे संभल रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि पाकिस्तान की करतूतों को देखते हुए उसे दुनिया से अलग थलग करने की दिशा में काम करना चाहिए। इस बीच गुरुवार को वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। वर्ल्ड बैंक ने सिंधु जल संधि निलंबन के मुद्दे पर दखल देने से इनकार कर दिया था। वहीं अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने गुरुवार को एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के खिलाफ देश की कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध बताया। विनय क्वात्रा से पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में है, तो उनका जवाब था, भारत आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध में है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को फिलहाल 1 हफ्ते के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। ये निर्णय भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़ते सैन्य तनाव के मद्देनजर लिया गया। इस तनाव के कारण धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली के बीच चल रहा मैच बीच में ही रद्द करना पड़ा था। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों, दर्शकों और सभी हितधारकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये कदम उठाया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह स्थगन केवल 7 दिनों के लिए है, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा कर टूर्नामेंट को दोबारा शुरू करने पर विचार किया जाएगा। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आईपीएल को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि अगले 1 हफ्ते में स्थिति का आकलन किया जाएगा और इसके बाद टूर्नामेंट का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। शुक्ला ने यह भी आश्वासन दिया कि बीसीसीआई सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह फैसला सभी टीमों, खिलाड़ियों, प्रायोजकों, प्रसारकों और प्रशंसकों के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया है। काउंसिल ने यह भी जोड़ा कि बीसीसीआई को भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और तैयारियों पर पूरा विश्वास है। फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और सभी हितधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अस्थायी स्थगन आवश्यक था। ये पहली बार नहीं है जब आईपीएल को बाहरी परिस्थितियों के कारण प्रभावित होना पड़ा हो। हालांकि बीसीसीआई ने हमेशा टूर्नामेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए त्वरित और प्रभावी निर्णय लिए हैं। अगले हफ्ते बोर्ड स्थिति की गहन समीक्षा करेगा और बचे हुए मैचों के लिए नया शेड्यूल जारी करेगा। प्रशंसकों को उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य होगी और आईपीएल का रोमांच फिर से शुरू होगा। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट। साहित्य की दुनिया में युद्ध और शांति को लेकर हमारे कई कवियों ने कुछ बेहतरीन कविताएं लिखी हैं, कई संदेश दिए हैं जो आज के माहौल में सुनना और समझना बेहद जरूरी है। इनमें से कुछ पर नजर डाल रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। देश इस समय आहत है, आतंकित है,
युद्ध की आशंका से सहमा हुआ है। रॉकेट और मिसाइलें दगने लगी हैं। दो देश जो कभी एक थे, वहाँ युद्ध के उन्मादी स्वर गरजने लगे हैं। पुलवामा में मारे गए निर्दोष निहत्थों के गुनहगारों का तो पता नहीं, लेकिन उन जैसों के ठिकानों पर बम बरसने लगे हैं। बेशक युद्ध के मायने गंभीर हैं। बम के दायरे में आते हैं कई बेगुनाह, बेबस और आम लोग भी। हम खुद को शांति का मसीहा कहते हैं। शांति का शीर्ष पुरस्कार भला कैसे मिले जब आतंक के खात्मे की कोशिशों में युद्ध की विभीषिका नजर आने लगे। पर सबसे बड़ा है देश और इंसान, उससे भी बड़ी है इंसानियत। लेकिन जंग तो जंग है। हिंदी साहित्य में जंग पर बहुत कुछ है। इसके दर्द और इसके एहसास को पकड़ने की कोशिश तमाम साहित्यकारों ने की है। अज्ञेय की इन पंक्तियों को देखिए। असाध्य वीणा मैं तेरे साथ, युद्ध के शोर में तेरा संगीत शांत। मैं देख रहा हूँ युद्ध के भयानक दृश्य, मनुष्य के विनाश का प्रतीक। अश्रु बहा रहे हैं विस्मृति के बादल, युद्ध के दुख से पीड़ित। वीणा तुम भी असाध्य हो, युद्ध के कारण तुम भी शांत। और उनकी कविता युद्ध विराम की कुछ पंक्तियां देखिए। नहीं, अभी कुछ नहीं बदला है। अब भी ये रौंदे हुए खेत हमारी अवरुद्ध जिजीविषा के सहमे हुए साक्षी हैं। अब भी ये दलदल में फंसी हुई मौत की मशीनें उनके अमानवीय लोभ के कुंठित अशमित प्रेत अब भी हमारे देवदारू वनों की छाहों में, पहाड़ी खोहों में, चट्टानों की ओट में वनैली खूंखार आंखें घात में बैठी हैं। अब भी दूर अध दिखती ऊंचाइयों पर जमे हैं गिद्ध, प्रतीक्षा के बोझ से गर्दनें झुकाए हुए। नहीं, अभी कुछ नहीं बदला है। और अब पाश की मशहूर कविता युद्ध और शांति की कुछ पंक्तियां भी आज याद आती हैं। युद्ध हमारे सिरों पर आकाश की तरह छाया रहा। हम धरती पर खोदे गढ़ों को मोर्चों में बदलने से झिझकते रहे। डर कभी हमारे हाथों पर बेगाना बनकर उग आया। डर कभी हमारे सिरों पर पगड़ी बन सज गया। डर कभी हमारे मनों में सौंदर्य बनकर महका। डर कभी आत्मा में सज्जनता बन गया। कभी होठों पर चुगली बनकर बुड़बुड़ाया। ऐ जिंदगी, हम जिन्होंने युद्ध नहीं किया तुम्हारे बहुत पाखंडी बेटे हैं। युद्ध से बचने की लालसा ने हमें लताड़ दिया है घोड़ों के सुमों के नीचे। हम जिस शांति के लिए रेंगते रहे, वह शांति बाघों के जबड़े में स्वाद बनकर टपकती रही। शांति कहीं नहीं होती, आत्मा में छिपे गीदड़ों का हौंकना ही सब कुछ है। शांति घुटनों में गर्दन देकर जिंदगी को सपने में देखने की कोशिश है। शांति वैसे ही कुछ नहीं है। भूमिगत साथी से आंख बचा लेने के लिए सड़क किनारे नाले में झुक जाना ही सब कुछ है। शांति कहीं नहीं होती, अपनी चीख में संगीत के अंश ढूंढना ही सब कुछ है। और शांति कहीं नहीं होती। कविताएं तो कई हैं। युद्ध को लेकर कवियों के भाव अपने अपने तरह से सामने आते रहे हैं। इन्हें पढ़ना ज़रूरी है, उस संवेदना को भी समझना ज़रूरी है। मंगलेश डबराल की इन पंक्तियों में जहां एक सैनिक अपने बच्चों को कुछ ऐसे देता है अपना संदेश। यह एक लंबी रात है, एक सुरंग की तरह। यहाँ से हम देख सकते हैं बाहर का एक अस्पष्ट दृश्य। हम देखते हैं मार काट और विलाप। बच्चों, हमने ही तुम्हें वहाँ भेजा था, हमें माफ़ कर दो। हमने झूठ कहा था कि जीवन एक युद्ध स्थल है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज़ सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।